तो देखो लास्ट लेक्चर पे हम लोग अल्कोहल का प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे। तो हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ के कर लिए, उसके ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ में एक्चुअल में कुछ है नहीं। और हम लोगों ने टेस्ट भी कर लिया था, टेस्ट ऑफ अल्कोहल भी लिख लिया था। आज हम लोग एक रिएक्शन करने जा रहे हैं। एक्चुअल में ये जो रिएक्शन है, मतलब पहले ये अल्कोहल का भी रिएक्शन बोल सकते हैं या फिर ये एल्डिहाइड कीटोन का भी रिएक्शन बोल सकते हैं। तो हम लोग एक रिएक्शन करते हैं। तो एक्चुअल में वैसे ये रिएक्शन मेनली एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाया जाता है, पर इसमें थोड़ा सा अल्कोहल का भी केस है, तो मैं ये रिएक्शन पूरा डिटेल में यहीं पे कर देता हूँ। और ये रिएक्शन मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है, मतलब कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैं इसके डिटेल में ये रिएक्शन यहाँ पे करवा देता हूँ, और फिर जिससे एल्डिहाइड कीटोन में दोबारा आपको बताना ना पड़े। तो कुछ रिएक्शंस कॉमन है दोनों में, तो उसमें से एक रिएक्शन मैं वहीं पे कर देता हूँ, मतलब जो कॉमन रिएक्शन है। तो हम लोग ये रिएक्शन को लिखते हैं, इसको आप लोग लिखो रिएक्शन का नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन है, तो इसमें क्या होता क्या है पहले ये समझते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक मॉलिक्यूल होगा जहाँ पे C डबल बॉन्ड O और CH3, मतलब कि C डबल बॉन्ड O के बगल में एक CH3 लगा होगा। ये ध्यान रखना, एक ही कार्बन लगा होना चाहिए, एक से ना ज़्यादा ना कम, एक कार्बन होना चाहिए। वही कार्बन एक्चुअल में हेलोफॉर्म बन के बाहर निकलेगा। इसकी रिएक्शन हम लोग किसी बेस के साथ करते हैं, ठीक है। कोई भी बेस ले सकते हैं, लाइक डाइल्यूट, NaOH, KOH, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी बेस चलेगा, तो कोई भी बेस ले सकते हो, मतलब कोई भी बेस चलेगा, ठीक है। बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाना होता है, NaOH, KOH कोई भी ले सकते हैं। इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है RCOONA। देखो अगर बेस लोगे तो मतलब कि क्योंकि मीडियम बेसिक है तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा। साथ में हाँ, इसमें बेस के साथ यहाँ पे हेलोजन भी लेना होता है, प्लस X2। तो साथ में यहाँ पे बनेगा CHX3। तो दिस इज हेलोफॉर्म। तो हेलोफॉर्म बनेगा और साथ में क्या बनेगा यहाँ पे, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका प्रोडक्ट है। तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस बनेगा हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म का मतलब कि अगर CHCl3 बना तो इसको बोलेंगे क्लोरोफॉर्म, मतलब क्लोरोफॉर्म। अगर CHBr3 बना इसको बोलते हैं आइडोफॉर्म, सॉरी इसको बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म। और ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म, क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म। और अगर आपके पास ये बना CHI3, इसको बोलते हैं आइडोफॉर्म। आयोडीन जो होता है एक येलो कलर का सॉलिड होता है, येलो सॉलिड। तो हम लोग इसको कई बार एक टेस्ट के लिए भी यूज करते हैं, तभी मैं आपको सब बातें लिखवाऊंगा। अभी तो इस रिएक्शन को पूरा हमें रिसर्च ही करना है। तो इसमें ये मतलब C डबल बॉन्ड O के बगल में एक कार्बन होना जरूरी है, और बेस और साथ में हेलोजन होगा। तो बनता क्या, प्रोडक्ट लिख लो इसमें, प्रोडक्ट आर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हेलोफॉर्म। तो हेलोफॉर्म मतलब अगर क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन है तो आइडोफॉर्म। फ्लोरीन नॉर्मली रिएक्शन में नहीं लेते, ठीक है। पहले एक्चुअल में कुछ करने के पहले मैं पहले इसका मैकेनिज्म ही बताऊंगा एक्चुअल में, क्योंकि मैकेनिज्म जब आप समझोगे तो आगे की चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। तो पहले इसका मैकेनिज्म भी समझेंगे। तो एल्डिहाइड कीटोन के बारे में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो आपको नहीं पता होगा एक्चुअल में। तो पहले एक एल्डिहाइड को समझते हैं। कोई भी मान लेते हैं आपके पास एक एल्डिहाइड CH2 C डबल बॉन्ड O, तो ये फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है। अरे तो इसमें देखो क्या है कि भाई फॉर्मल्डिहाइड मतलब सॉरी ये एसिटल्डिहाइड, 2 कार्बन एसिटल्डिहाइड। सबसे पहली बात, अगर आप इसका रिएक्शन बेस के साथ करते हो तो देखो बेस क्या होता है, जो H को लेके जाता है, बेस जो हाइड्रोजन को लेके जाएगा वो बेस कहलाएगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो बेस किस हाइड्रोजन को लेके जाएगा। मान लेते एक बेस है उसमें माइनस चार्ज है, तो किस हाइड्रोजन को लेके जाएगा। तो देखो है क्या, एल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है, ये जैसे ये एल्डिहाइड है तो ये जो कार्बन है अल्फा, तो इसमें जो अल्फा कार्बन, अरे अल्फा तो पता होगा ना, फंक्शनल ग्रुप के पहला वाला कार्बन, फिर अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा। तो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन।
तो एल्डिहाइड कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो बेस जो होगा उस हाइड्रोजन को ले लेगा और यहाँ पे देखो क्या बनेगा CH2 माइनस चार्ज, और ये होगा C डबल बॉन्ड O और H, ये इधर जा सकता है। इवन यही लॉजिक आपका टॉटोमेरिज्म में भी अप्लाई होता है। तो टॉटोमेरिज्म में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो इससे ये रेजोनेंस के थ्रू ये क्या होता है, स्टेबलाइज्ड होता है। ठीक है, तो इसमें आप फिर नीचे लिखो अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज conjugate base formed, ये conjugate, अरे ये एसिड का conjugate base है ना ये, because conjugate base formed is stabilized by resonance। तो जो conjugate जो बेस बना वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड हो रहा है, इस वजह से ये क्या है, एसिडिक है। ठीक है, तो याद रखना है कि एल्डिहाइड कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, इसको आप हटाओगे तो माइनस चार्ज जाएगा तो कहीं कुछ नहीं हो पाएगा, रेजोनेंस कुछ नहीं हो पाएगा। तो कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, अल्फा। अल्फा मीन्स पहला हाइड्रोजन। तो ये बात याद रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज एसिडिक इन नेचर। इवन यही लॉजिक आपका कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म में काम करते, याद करो मैंने वहां पे टॉटोमेरिज्म में अल्फा हाइड्रोजन को इसलिए ट्रांसफर किया था, तो उसका अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, इस बात को ध्यान रखना है। अब देखते हैं इसके मैकेनिज्म पे आते हैं। ये जो मैकेनिज्म जो होने जा रहा है, एल्डिहाइड कीटोन जब चैप्टर आएगा तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में यही लॉजिक काम करता है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में, मतलब उनके एल्डिहाइड कीटोन के प्रॉपर्टीज में। तो ये एक्चुअल में एक टिपिकल एग्जांपल एल्डिहाइड कीटोन का है, पर हम लोग इस चैप्टर में कर रहे हैं क्योंकि ये रिएक्शन अल्कोहल भी देता है। तो मैं बताऊंगा कौन सा अल्कोहल देगा, पहले इसको मतलब इससे समझते हैं। बेस से रिएक्शन, यह हाइड्रोजन एसिडिक है, लेके चला जाएगा तो माइनस चार्ज। ठीक है, मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, पर रेजोनेंस अभी करवा नहीं रहे भाई, जरूरत नहीं है। स्टेबलाइज होता है, बता तो दिया, ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होता है। ठीक है, अब करवा नहीं रहे, बस ये क्यों बनता है, क्योंकि स्टेबल है। अब इसकी रिएक्शन होती है हेलोजन के साथ। ये X माइनस, आप बोलोगे ये सर X माइनस कहाँ गया, अरे जैसे मान लो NaOH लिया है बेस आपने, ठीक है, NaOH बेस लिया ना ये, तो OH माइनस इससे मिलके क्या बनाएगा H, अरे OH माइनस H प्लस से मिलके वाटर बनाएगा, Na प्लस बचा है, वो Na प्लस ये X से मिलके NX बना देगा। ठीक है, तो इसका टेंशन मतलब वो सोल्यूशन में Na पड़ा उससे मिल जाएगा, उसका टेंशन मतलब वो सब हो जाएगा। फिर से बेस, रिएक्शन 1 by 1 होगा, ध्यान रखना। फिर से X2 से अटैक, ठीक है, फिर से बेस, मतलब बेस एक एक करके हाइड्रोजन, देखो एक टाइम पे दो हाइड्रोजन नहीं निकल सकता, नहीं डबल माइनस आ जाएगा, तो 1 by 1 निकलेगा। इवन जब जब हाइड्रोजन कम होता जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा हेलोजन का माइनस का इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, तो इवन ये ज़्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में, तो वो और स्टेबल है, बहुत आराम से बनता रहेगा वो। अब फिर से देखो, अब हाइड्रोजन खत्म, अब हाइड्रोजन खत्म, अब भाई क्या होगा, तो अब जब हाइड्रोजन खत्म तो आपको पता है ना, मैंने इस लेक्चर में, पहले लेक्चर में बताया था कि एल्कोहल मतलब वही एल्डिहाइड कीटोन और एसिड के बारे में, कि जो एल्डिहाइड कीटोन होता है मेनली क्या देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक, मैंने बोला था ना वो टर्म याद रखना, एल्डिहाइड कीटोन देते हैं मेनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और एसिड और उसके डेरिवेटिव क्या देते हैं आपका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये एक देखो, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है ये। तो अब एक्चुअल में इसमें होगा क्या, जो बेस है
वो इस पर अटैक करेगा। एक्चुअल में पहले ये बाहर निकलेगा, मतलब पहले ये बैक जाएगा, तो बनेगा आर ओ पे माइनस और OH और ये होगा CH3, ठीक है। क्योंकि ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, 3 हेलोजन का इसको सपोर्ट मिल रहा है, तो ये बैक अटैक करेगा। अब अगर आप इसको बाहर निकाल दिए तो वही, इसको बाहर निकाल दोगे तो दोबारा यही आ जाएगा। तो ऑर्गेनिक में ऐसे स्टेप को हम बोलते हैं प्रोबेबल बट नॉट प्रोडक्टिव, मतलब हो सकता है पर प्रोडक्टिव नहीं है। मतलब ये हो सकता है ये बाहर निकल जाए, तो ये प्रोबेबल तो है पर प्रोडक्टिव नहीं है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे स्टेप का कोई वैल्यू नहीं। हम लोगों को क्या चाहिए, प्रोबेबल एज वेल एज प्रोडक्टिव। तो यही निकाल दोगे तो यही आ जाएगा, तो क्या फायदा हुआ, तो कुछ हुआ ही नहीं। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें इसको बाहर निकालेंगे और इससे बनेगा RCOOH प्लस CH3 माइनस। अब एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज कर देता हूँ, जगह की थोड़ी सी कमी पड़ी। मैं एक बार कैमरे में भी देख लेता हूँ, पता चला कि मैंने जो लिख दिया वो कैमरे के बाहर चला गया है। ठीक है, हाँ यहाँ तक आ रहा है। अब देखो इसमें ये जो लॉजिक है, अब इन दोनों में, अरे एसिड बेस रिएक्शन, ये एसिड है ये, मतलब इन दोनों में एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, तो वही बनेगा RCO माइनस प्लस CHX3, ठीक है। ये हेलोफॉर्म और प्लस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें ये पूरा मैकेनिज्म लिख लो। तो इसमें वही आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना पूरा। तो इसमें लिखो इन दिस रिएक्शन प्रोडक्ट इज हेलोफॉर्म एंड सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो एक्चुअल में हेलोफॉर्म में तो सबसे ज्यादा जो फेवरेट क्वेश्चन वो यही कि 4 मॉलिक्यूल दिया जाएगा, पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन या विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो सबसे ज्यादा फेवरेट तो यही क्वेश्चन है। तो पहले यही नीचे लिखते हैं कि कौन देता है कौन नहीं देता है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो फॉर हेलोफॉर्म रिएक्शन, वन कार्बन दैट इज CH3 मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें कौन देता है कौन नहीं देता है, इस पे हम लोग लिखते हैं पहले सीरीज में। तो लिखते हैं कि लिखो बिलो आर सम मॉलिक्यूल विच गिव्स दिस रिएक्शन। कौन से मॉलिक्यूल देते हैं वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले RCOCH3 देगा, ठीक है। तो मतलब कि कोई भी कीटोन आए, अरे इसको बोलते ना एसिटिल ग्रुप, एसिटिल, अरे मैंने बताया ना एसिटिल ग्रुप। तो लिखो इसमें एनी कीटोन विथ एसिटिल ग्रुप गिव्स दिस रिएक्शन। मतलब ये दे सकता, कोई भी कीटोन ले सकते हो, जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, क्योंकि ये तो चाहिए भाई, ये नहीं होगा तो हेलोफॉर्म कैसे बनेगा, ठीक है। मान ले तो अगर आपके पास कुछ ऐसा हो गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो ये नहीं देगा, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। CH3 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी कीटोन लो उसमें ये होना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अब समझते हैं, इसमें जो एल्डिहाइड है उसमें सिर्फ एक ही एल्डिहाइड रिएक्शन देगा, वो एसिटाल्डिहाइड। ये है ना, ये दे देगा, तो इसमें ये दे देगा। तो इसमें लिखो इन एल्डिहाइड ओनली एसिटाल्डिहाइड गिव दिस रिएक्शन, सिर्फ एसिटाल्डिहाइड देगा। इसके अलावा कोई भी इसमें नीचे लिखो ऑल अदर एल्डिहाइड डज नॉट गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन। कोई भी एल्डिहाइड लो, इसके अलावा किसी में ग्रुप नहीं होगा तो कोई भी नहीं देगा, ठीक है। और इसके अलावा कौन सा देगा, देखो इसमें कई बार ऐसा आ सकता है, जैसे R के साथ C डबल बॉन्ड O, फिर CH2X, पहले से कोई हेलोजन जुड़ा है, अच्छी बात है भाई। हम लोग धीरे धीरे मैकेनिज्म मैंने इसलिए पहले बताया, देखो धीरे धीरे तो हम लोग हेलोजन को ही क्या कर रहे थे, रिप्लेस कर रहे थे। H को हम लोग X से रिप्लेस कर रहे थे, हाइड्रोजन की जगह हेलोजन लगा रहे थे। हेलोजन कोई पहले से लगाए तो बहुत अच्छी बात है, ये तो देगा ही देगा। तो ऐसे ग्रुप लगा है तो बहुत अच्छी बात है, तो देगा, क्योंकि हाइड्रोजन की जगह तो हेलोजन लग रहा था, तो ये दे देगा ये।
क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम तो क्वेश्चन यही पूछता कौन देगा कौन नहीं देगा, तो ये सब तो बहुत अच्छी बात है भाई। ये दे दिए तब तो बहुत कम स्टेप करना पड़ा तो देगा, ठीक है। इसमें इसके अलावा सेकेंडरी अल्कोहल भी ये रिएक्शन देता है, मतलब कि RCHOH और CH3, मतलब कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इसमें नीचे लिखो सेकेंडरी अल्कोहल, लिखो ये देगा ये मॉलिक्यूल, तो लिखो सेकेंडरी अल्कोहल विथ CH3 also give haloform reaction, also give haloform reaction। ये भी देता है, चैप्टर तो हमारा अल्कोहल ही चल रहा है ना, तो ये भी रिएक्शन देगा। होता है एक्चुअल में क्या है कि ये जो अल्कोहल जो है, मतलब ये जो अल्कोहल है एक्चुअल में इसमें हेलोजन है। हेलोजन एक अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो हेलोजन इसको, अरे अल्कोहल का मैंने बताया था ना लास्ट लेक्चर में कि इजीली ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो एक अच्छा खासा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करके, मतलब अगर मान लो ये CH3 तो इसको ऑक्सीडाइज करके यही बना देता है। तो क्योंकि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बहुत इजीली हो जाता है और हेलोजन इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है और ये बन गया, तो आगे तो पता है स्टोरी। तो मतलब कि ऐसा अल्कोहल भी दे देता है रिएक्शन। तो मतलब जैसे आप समझो कौन दे सकता है कौन नहीं। इसमें एक पहले पॉइंट लिखो एमंग प्राइमरी अल्कोहल ओनली इथेनॉल गिव दिस रिएक्शन। तो प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ कौन देता है, इथेनॉल, ये दे देगा। बाकी इसके अलावा अगर आप मिथेनॉल लोगे, अरे नहीं क्योंकि इसके बगल में एक चाहिए होता है ना वो, या अगर आप प्रोपेनॉल लेते हो तो वो ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। इसके अलावा मान लो अगर ऐसा कोई भी प्राइमरी अल्कोहल आए, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो दे देगा, मतलब ऐसा कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल दे देगा, ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास अगर ऐसा हेलोजन भी लगा है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए भाई, सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए तभी तो ऑक्सीडेशन होकर ये बनेगा, ठीक है। हाँ एक चीज और ध्यान रखना, आप दिमाग लगा दिए बोले कि सर टर्सरी अल्कोहल ले लेते हैं तो ये रिएक्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि देखो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से ये एल्डिहाइड कीटोन बनेगा तभी रिएक्शन होती है, और अगर टर्सरी अल्कोहल लोगे तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, मतलब उससे क्या होगा, एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनेगा। तो आप इसमें नीचे लिखो टर्सरी अल्कोहल नेवर गिव दिस रिएक्शन। तो टर्सरी अल्कोहल ये रिएक्शन कभी नहीं देगा। हाँ ऐसा अगर हेलोजन लगा हुआ है तो ये भी रिएक्शन देता है। अरे एक्चुअल में पहले ये अल्कोहल से बन जाता है भाई R, अरे बेसिक मीडियम में तो पहले ये बन जाएगा और फिर उससे ये बन जाएगा, तो मतलब कि अल्टीमेटली ये रिएक्शन देता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन देता है, ध्यान रखना। अगर ऐसा हेलोजन जोड़ा है तो ये भी रिएक्शन देता है, ये बात को ध्यान रखना है, ये भी रिएक्शन देगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन नहीं होगा तो कैसे एल्डिहाइड बनेगा, तो हाइड्रोजन यहाँ जरूरी है, ये बात ध्यान रखना। हाइड्रोजन के बिना मतलब हमें ये चाहिए, तो इससे भी ये बन जाता है, इससे भी ये बन जाता है, क्योंकि मीडियम में आपने बेस और हेलोजन दोनों लिया हुआ है, ठीक है। तो ये बन जाता है, इसलिए ये भी रिएक्शन देता है, ये ध्यान रखना, ये भी देगा वो नहीं देगा। तो आपसे यही पूछ लेगा कौन रिएक्शन देगा कौन नहीं देगा, मतलब कौन देगा और कौन नहीं देगा। तो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसमें एक बात ध्यान रखना है, इसमें नीचे लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव नेवर गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव ये रिएक्शन नहीं देते हैं, मतलब कि कौन नहीं देगा। मान लो अगर आपके पास RCOOH, भले CH3 जुड़ा है, डजेंट मैटर, अरे बेसिक मीडियम में तो ये रिएक्शन करेगा, एसिड बेस की वो करेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन नहीं देते हैं, कुछ भी जुड़ाओ, ठीक है, उससे मतलब नहीं है, मतलब कि जैसे मतलब RCONH2 मतलब नहीं देगा, मतलब मैं बाकी ने लिख रहा रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव जो होते हैं वो रिएक्शन, वो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते। एक्चुअल में इनके केस में कुछ और हो जाता है, क्योंकि बेसिक मीडियम में तो कुछ और हो जाता है, तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होता है। और बाकी क्या होता है तो जब ये चैप्टर आएगा तो देखा जाएगा क्या होता है। तो ये याद रखना कि कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव के केस में हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं करवाना है, उसके केस में कुछ और ही हो जाता है।
तो क्या होगा, कैसे होगा, मतलब ऐसा नहीं होता कि रिएक्शन नहीं होता, होता है, कुछ और होता है जो हेलो फॉर्म नहीं कहलाएगा। तो ये याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देते, कुछ और करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे वो तो आगे देखा जाएगा जब ये चैप्टर आएगा। हम लोगों का अभी मेनली फोकस हेलो फॉर्म पे। तो चलो पहले कुछ एग्जाम्पल्स लिखे जाए इसके कि क्या करना क्या है। तो चलो कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं। तो सब लोग इसके प्रोडक्ट बना के ट्राई करना। लिखो इसको, प्रोडक्ट लिखो। देखो डाइल्यूट क्यों लिया, क्योंकि वाटर की जरूरत पड़ती है इसमें बार बार। ठीक है, तो इसमें देखो रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा, CH3 CH2 COOK प्लस CH Cl3। ठीक है, देखो सेकंड वाले को करेंगे तो क्या बनेगा, PHCOONA प्लस CHBr3। ठीक है, ये अल्कोहल है, पहले इसका ऑक्सीडेशन होगा फिर रिएक्शन हो जाएगा। तो इसमें क्या बनेगा, CH3 COOK प्लस CHCl3। ठीक है, ये मॉलिक्यूल बनेगा। इसमें करते हैं तो CH3 COOK प्लस CHI3। ठीक है, अब इसमें कुछ बातों को लिखना है पहले आइडोफॉर्म को लेके। इसको बोलते हैं कई बार आइडोफॉर्म टेस्ट। ये क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसा भी आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, मतलब हेलोफॉर्म मतलब आइडोफॉर्म। तो ये याद रखना है कि आइडोफॉर्म क्या होता है, ये येलो कलर का होता है, ये येलो होता है। एक बार देख लो तो ये दिख तो रहा है ना कैमरे में, पता चला कि ज़्यादा मैंने इसको राइट में कर दिया। ठीक है, हाँ, तो इसमें नीचे लिखो, इसमें लिखो आइडोफॉर्म इज येलो सॉलिड। when molecule react with iodine, iodoform is formed. This is also known as iodoform test। मतलब जो मॉलिक्यूल हेलोफॉर्म दे रहे थे, अगर वही हेलोफॉर्म में अगर आयोडीन होगा तो आइडोफॉर्म हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, तो वही जो रिएक्शन हेलोफॉर्म करे तो वही आइडोफॉर्म मतलब। तो इसमें नीचे लिखो मॉलिक्यूल विच गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन ऑल्सो गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कौन सा मॉलिक्यूल आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट इसका प्रोडक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखो कैल्शियम है तो इसलिए ट्वाइस टाइम बनेगा, तो क्या होगा इसमें, दिस विल बी CHBr3। इसको ध्यान से करना, आपको आंसर मिल जाएगा। और COO और ये ट्वाइस टाइम होगा कैल्शियम। अरे कैल्शियम ना डबल होगा, सॉल्ट बनाना है। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 ब्रोमीन पहले से लगा है, और एक बात को ध्यान रखना है, इसमें एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता। देखो एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को तब रिप्लेस करता है जब हेलोजन पे माइनस चार्ज होता है। ये गैस है, मतलब ये न्यूट्रल है, तो एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो ऑलरेडी 2 ब्रोमीन लगे हैं, तो एक H की जगह बस एक क्लोरीन आ सकता है। अरे 2 ब्रोमीन तो ऑलरेडी लगा है, तो ये बेस एक H को लेके जाता है और उस H की जगह आ जाएगा क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा CHClBr2। अरे मैकेनिज्म को देखो ध्यान से, आ जाएगा ये। तो 2 क्लोरीन मतलब 2 ब्रोमीन ऑलरेडी लगे और H की जगह आएगा Cl, और जब बॉन्ड टूट जाएगा तो हाइड्रोजन आता है और प्लस बनेगा R,
मतलब वही प्लस बनेगा CH3COONA, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो अगर कोई हैलोजन पहले से जुड़ा हुआ है, अगर अलग जुड़ा है, तो इस तरीके से इसका आंसर आ सकता है, ठीक है। तो ये जो अलग वाला हैलोजन का केस है, मैं इस पे चलो एक दो एग्जांपल और आपको लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये दो एग्जांपल और कर लेते हैं। देखो क्या होगा, CH3CH2COOK प्लस ये दो हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन आ जाएगा, तो क्या बनेगा CHBr2Cl, ठीक है। Br2 दो ब्रोमीन आएगा Cl, ठीक है। इसमें क्लोरीन ऑलरेडी लगे हैं, तो भाई ब्रोमीन कुछ नहीं कर पाएगा। ब्रोमीन बस इसको मुंह ताकता रहेगा, इसको देखता रहेगा और कुछ कर ही नहीं सकता है। तो कुछ कर ही नहीं सकता ये बेचारा, बस देखेगा और दुखी होगा। और क्लोरीन तो ऑलरेडी 3 लगे, तो अब कुछ नहीं हो सकता। तो लिया ब्रोमीन मिला क्लोरीन, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो इसी के साथ हम लोगों का अल्कोहल वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। चैप्टर में सबसे बड़ा सेक्शन एक्चुअल में अल्कोहल है। अब हम लोग इस चैप्टर के सेकंड सेक्शन पे चलते हैं, जिसका नाम है ईथर। तो हम लोग वही कर चलते ईथर। तो जैसा आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ईथर तो पता ही होता है, ROR, ईथर क्या होता है मालूम ही होता है। तो जैसा आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग किस तरीके से करते हैं, पहले हम लोग किसी भी रिएक्शन में प्रिपरेशन पढ़ते हैं और फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसके मतलब प्रॉपर्टीज। तो इसका प्रिपरेशन करते हैं। इसके प्रिपरेशन में भी एक्चुअल में ईथर में ज़्यादा कुछ है ही नहीं बताने लायक। तो प्रिपरेशन में दो ही मतलब एक ही दो इंपॉर्टेंट मेथड है, बाकी 2-3 फालतू से मेथड है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं एक्चुअल में। तो अब ईथर में करते हैं। तो नीचे हेडिंग लिखो प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो ईथर को प्रिपेयर करते हैं, तो लिखो प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो सबसे पहला करते हैं हम लोग इसमें, फर्स्ट इज विलियमसन सिंथेसिस। अरे केन विलियमसन, अब आप लोग केन विलियमसन कौन है, ठीक है, जिसको पता होगा वो समझ गया होगा। तो वही विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस ये करते हैं। ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन, एक्चुअल में SN2 के जो एग्जाम्पल तो वही करना है, पर अलग से लिख देंगे, नहीं भूल जाओगे ये। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है RO-Na, मतलब ये एल्कोक्साइड है, ठीक है। अरे ये अल्कोहल से बनेगा तो एल्कोक्साइड कहलाएगा ये। तो ये क्या लेना है, अरे Na लिखना चाहो लिख लो, मेनली ये। तो ये क्या, एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। इसका रिएक्शन करवाते हैं एल्किल हैलाइड के साथ। एल्कोक्साइड आयन इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। इस पे अटैक करेगा और X को बाहर निकालेगा, ठीक है। Na होगा तो उसके साथ वो जुड़ जाएगा, तो वैसा कोई दिक्कत नहीं। तो ये बनेगा R और X बाहर, ठीक है। दिस इज ईथर। और ये क्या होता है, SN2 टाइप, ठीक है। SN2 टाइप रिएक्शन है। और आपको कितनी बार बोल रखा है कि जब SN2 आए तो SN2 आते ही दिमाग में 2 बातें तुरंत चमकना चाहिए। पहला क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन प्राइमरी में ज़्यादा होगा, सेकेंडरी में कम, टर्सरी में कम। तो टर्सरी पे रिएक्शन नहीं होगी। और दूसरा SN2 का मतलब इन्वर्जन होगा इस पे, अगर होता है तो। अगर है तो कायरल कार्बन, नहीं तो कोई बात नहीं। और रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स प्राइमरी ज़्यादा, सेकेंडरी कम, टर्सरी कम। जितना कम भीड़ उतना ज़्यादा, ठीक है। तो आप इसमें नीचे लिखो इन विलियमसन सिंथेसिस very strong nucleophile that is alkoxide ion attack on alkyl halide and form ether as the product. This reaction follows SN2 mechanism. SN2 के बारे में पूरा रिसर्च हमने कर रखा है, लिख रखा है। तो इसमें SN2 ये ध्यान रखना है, टर्सरी नहीं होना चाहिए। तो इसमें ध्यान रखना है कि इसमें क्या होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, देखो मैं कुछ बातें लिख देता हूँ फिर से, चलो।
तो RX की डिग्री पे, अरे उसका वो तो जितना अच्छा होगा उतना मतलब वो तो मतलब SN2 में न्यूक्लियोफाइल जितना अच्छा होगा उतना ही मतलब फास्ट रिएक्शन होगा। तो RX के केस में प्राइमरी ज़्यादा, सेकेंडरी और टर्सरी, और ये X भी जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना अच्छा रहेगा। तो RI में फास्ट होगा, RBR में उससे स्लो, और RCl में उससे भी स्लो। ठीक है, तो इसमें नीचे लिख लो कि इन केस ऑफ बेटर लिविंग ग्रुप रेट ऑफ SN2 इंक्रीजेस। तो पता ही होगा जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना इजीली ये रिएक्शन हो जाएगा। तो चलो कुछ प्रोडक्ट को फॉर्म किया जाए। बस यही, ये दोनों आपस में कर लेंगे और उसमें कुछ टेम्परेचर मेजर कोई जरूरत नहीं, आपस में हो जाएगा। तो कराओ रिएक्शन। करो रिएक्शन ये सब। तो ये रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, इसका प्रोडक्ट आएगा। इसमें इन्वर्जन होगा। पता ही होगा, बैक साइड से अटैक होता है इन्वर्जन। अगर वो D है तो ये मतलब अगर वो D है तो वो ये L होगा, अगर वो R है तो S। 100% इन्वर्जन। ठीक है, SN2 जब बता दिया है तो इन्वर्जन को ध्यान रखना है। तो इसमें ध्यान रखना RX की डिग्री 3 नहीं हो सकती। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, ये क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा ही कॉमन है, या फिर इसी टाइप का क्वेश्चन विलियमसन सिंथेसिस में नॉर्मली आता है। ये दिया रहेगा प्लस NaCl, तो पूछेगा R एंड R डैश में बी। तो R एंड R डैश के बारे में पूछेगा में बी, और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। अब आप सोचो कि क्या कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले इसमें एक साइड तो टर्सरी चाहिए, और ये टर्सरी नहीं ले सकते, SN2 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब, अरे आप सोच लेना, वैसे मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि इसमें एक ये मॉलिक्यूल, देखो इसमें एक साइड ये है और एक साइड ये है, तो एक को ये देना पड़ेगा, एक को ये देना पड़ेगा। अगर आप इसको टर्सरी दे दोगे तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा, तो अब इसको यही देना पड़ेगा। और बाकी ये दूसरा वाला मॉलिक्यूल, ये R एंड R डैश पूछा जाता है। दूसरा मॉलिक्यूल इसमें ये है, वो इसका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो एल्किल हैलाइड है वो टर्सरी नहीं हो सकता, बिकॉज रिएक्शन इज SN2। ठीक है, तो वो रिएक्शन फिर नहीं हो पाएगा, ये बात को ध्यान रखना है। SN2 रिएक्शन वो। ठीक है, ये तो ये हो गया हमारा विलियमसन सिंथेसिस। अब इसी में हम लोग थोड़े से और आगे चलते हैं। तो इसमें नीचे सेकंड लिखो। एक्चुअली विलियमसन सिंथेसिस के ही कुछ फॉर्म है, तो समझ लो इसका एक्सटेंशन, या फिर नीचे लिखो आपका पहला का विलियमसन सिंथेसिस, सेकंड लिखो फ्रॉम एल्कोहल। हम लोग एल्कोहल से बनाते हैं, तो एल्कोहल से बनाने जा रहे हैं, तो उसको ध्यान से देखना ये, क्योंकि जो रिएजेंट में लिखने जा रहा हूँ ये बहुत बार आ चुका है और आप इसमें 100% कन्फ्यूज हो गए। तो रिएजेंट्स को देखो और इसमें ध्यान से देखना है इसको। देखो होता क्या है, CH2OH। ठीक है, तो मतलब
आर ओ एच मैं भी कर देता हूँ, पहले मैं मैकेनिज्म इसका बता दूंगा, आर ओ एच, ठीक है। अगर आप इसका रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करते हो, टेम्परेचर 170 डिग्री या उससे ज़्यादा भी चलेगा, ठीक है, तो इसमें एल्कीन बनता है, ठीक है, एल्कीन प्रोडक्ट होता है इसमें। पर अगर आप यही सेम रिएजेंट लो, पानी नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेटेड, ठीक है, अरे इसका तो काम, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर तो निकालेगा बाहर। अगर आप H2SO4 लेते हो और टेम्परेचर अगर 140 डिग्री है, 140 डिग्री वैसे यही लिया जाता है, पर 120 भी डिग्री दे सकता है, पर 120 डिग्री, तो इसमें ईथर बनता है, ईथर, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो एल्कोहल ऑन रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 140 डिग्री फॉर्म ईथर एज द प्रोडक्ट। तो इसमें ईथर बनता है प्रोडक्ट के फॉर्म में, ईथर। तो इसके मैकेनिज्म को चलो समझते हैं कि क्या है। तो लो टेम्परेचर पे इसमें ईथर बनता है और हाई टेम्परेचर पे आपका एल्कीन बनता है। तो मैकेनिज्म को पहले समझ लो कि क्या है, एक्चुअल में है क्या ये। मैं आपको एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। ये मॉलिक्यूल समझो, इसी से सब आपको समझ में आ जाएगा। पानी नहीं है कहीं भी, H2SO4 से H+ गया तो बना ये CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव, ठीक है। ये अब देखो, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, वैसे प्राइमरी है तो वैसे यहाँ पे टूटना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो एक काम करते हैं, इसको प्राइमरी की जगह इसको सेकेंडरी कर लेते, आराम से टूट जाएगा। सेकेंडरी कर लेते ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि प्राइमरी कटायन बनना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो ये सेकेंडरी वाले तो बन गया, ठीक है। वाटर इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, वाटर तुरंत निकलेगा, तो बनेगा CH3 CH पॉजिटिव और CH3, ठीक है। ये चलो वाटर निकल गया बाहर। अब इसके बाद याद करो, मैंने जब E1 E2 पढ़ाया था तो मैंने ये कहा था कि हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन सपोर्ट होता है, मतलब क्योंकि एलिमिनेशन में कुछ ना कुछ निकालना पड़ता है। तो अब देखो इसमें पॉसिबिलिटी देखो क्या क्या है, क्या क्या हो सकता है। अगर आप यहाँ से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, पर भाई हाइड्रोजन को तोड़ना है, कोई मजाक थोड़ी ना है, टेम्परेचर हाई चाहिए होगा। तो अगर आप इस रिएक्शन को, मतलब मिनिमम 170 डिग्री या उसके ऊपर, उससे नीचे तो हाइड्रोजन टूट ही नहीं पाएगा, भाई मजाक थोड़ी ना चला, हाइड्रोजन को तोड़ना है। तो अगर आप टेम्परेचर को 170 डिग्री या उससे ज़्यादा रखते हो तो हाइड्रोजन टूट जाता है और ये एल्कीन बना देता है। तो यही इसका आंसर होता है, एल्कीन, ठीक है। पर मान लो आपने टेम्परेचर 140 डिग्री रखा, आप बोलोगे सर 140 डिग्री क्यों कर रहे हो, इससे तो कम में भी काम चल जाएगा। अरे भाई देखो, सबसे पहले बात समझो, अरे ये वाटर था ना, ये वाटर अगर लो टेम्परेचर लोगे तो वाटर नहीं टूट के जाएगा। अरे वाटर का भी बॉन्ड तोड़ना है ना, देखो केमिस्ट्री में जब भी बॉन्ड तोड़ते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। वाटर को तोड़ के आप कार्बोकार्बन बना रहे हो, कार्बोकार्बन अनस्टेबल है, तो कैसे बनेगा। तो एक्चुअल में 140 डिग्री तो चाहिए ही चाहिए, मतलब एक्चुअल में, मतलब ये रिएक्शन करवाने के लिए 140 डिग्री चाहिए। समझ लो, आप ये समझ लो कि आपने ये रिएक्शन करवाने के लिए 140 डिग्री चाहिए होता है, मतलब ये रिएक्शन तभी होता है। अब कार्बोकार्बन तो आप बना दिए, पर टेम्परेचर तो 140 डिग्री है, तो एल्कीन तो नहीं बन पा रहा, मतलब तो मामला फंस गया। मतलब समझ में आ रहा है, देखो यहाँ के बाद 140 डिग्री से ये बन जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रिएक्शन एल्कीन में चली जाएगी, पर टेम्परेचर तो 140 डिग्री, मामला कार्बोकार्बन में जाकर फंस गया। अब ऐसा तो होता नहीं कि एक ही अल्कोहल पड़ा हो, वहाँ पे तो ढेर सारे अल्कोहल होते हैं। कुछ अल्कोहल ने कार्बोकार्बन बनाए, कुछ अल्कोहल देख रहे हैं इसको, कुछ अल्कोहल इसको देख रहे हैं। तो अब एक अल्कोहल ने सोचा कि यही मौका है, इस पे अटैक करते। सोचा कि यही मौका, कार्बोकार्बन है, एल्कीन तो बना नहीं पा रहा है, टेम्परेचर कम है, तो बोला यही मौका, अटैक कर देते हैं। तो इसने इस पे अटैक कर दिया। तो जैसे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, आपके पास बनेगा CH3 CH CH3, तो कोई ये मॉलिक्यूल बनेगा, यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, बस।
तो कहा 140 डिग्री पे ईथर बनेगा। अब हाइड्रोजन, अरे H2SO4 है, ये हाइड्रोजन निकाल दो, तो ये बन गया, मैंने इसको निकाल दिया, बन गया ईथर। तो वही है, देखो मतलब आप एल्कोहल का रिएक्शन अगर 170 डिग्री या उससे ज़्यादा करोगे तो एल्कीन बनेगा, टेम्परेचर 140 डिग्री रखा तो वाटर तो बाहर निकल जाएगा, उसके आगे कुछ हो नहीं पाएगा तो ईथर बनेगा। तो 140 डिग्री पे ईथर, उससे भी लो टेम्परेचर मान लो वैसे लिया, वैसे 120 डिग्री तक भी, मतलब देखो 120 डिग्री 100 डिग्री इस बात पर डिपेंड करता है कि इसकी डिग्री क्या है एक्चुअल में। अगर ये प्राइमरी है तो 140 डिग्री पे होता है, सेकेंडरी या अगर सेकेंडरी या टर्सरी, मान लो टर्सरी कार्बोकेटाइन तो बहुत आराम से बन जाता है, तो हो सकता है कि रिएक्शन 100 डिग्री पे भी हो जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? ये अरे कार्बोकेटाइन बनाना है ना, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है रिएक्शन किस टेम्परेचर पे होगा। अगर कार्बोकेटाइन मान लो टर्सरी है तो ये हो सकता है रिएक्शन 100 डिग्री पे हो जाए, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो लो टेम्परेचर पे ईथर बनता है और हाई टेम्परेचर पे क्या बनता है आपका एल्कीन। पर ईथर और लो टेम्परेचर पे भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। वैसे प्राइमरी के केस में 140 डिग्री होता है, सेकेंडरी और टर्सरी के केस में 100 डिग्री तक भी होता है ये रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग इसमें समझते हैं। इसमें टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात को ध्यान रखना। इसके आंसर लिखो फटाफट। टर्सरी के केस में तो लो टेम्परेचर पे भी हो सकता है रिएक्शन हो जाए। अब जैसे ये जो होगा ये बहुत स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन, तो ये तो हो सकता है 100 डिग्री पे हो जाए। तो याद रखना है कि लो टेम्परेचर पे ईथर बनता है, बस लो टेम्परेचर पे ईथर बनता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, ठीक है, समझ में आ गई। ईथर बनेगा लो टेम्परेचर पे। तो ये हो गया अल्कोहल से। अल्कोहल में हम लोग एक रिएजेंट और यूज कर सकते हैं, Al2O3। अरे याद करो भाई, बताया था ना E2 में आपका, तो अगर Al2O3 लेते वो भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट था, तो Al2O3 इससे भी हो सकता है रिएक्शन, वो भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर, यहाँ पे लो टेम्परेचर, तो इसमें नीचे लिखते हैं कि एक और ROH Al2O3, टेम्परेचर 250 डिग्री, टेम्परेचर याद रखना। Al2O3 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो इसमें ईथर बनता है, ठीक है, ईथर। और हाई टेम्परेचर 300 डिग्री उससे ज़्यादा होगा तो 300 डिग्री उससे प्लस होगा तो एल्कीन, ठीक है। तो इसमें नीचे लिख लो, इफ टेम्परेचर इज हाई एल्कीन इज फॉर्म, इफ टेम्परेचर इज 250 डिग्री और लो ईथर इज फॉर्म्ड, ठीक है। इसमें 250 डिग्री चाहिए होता है। अरे H2SO4 अलग था, ये अलग रिएजेंट है। और इसमें भी वही टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कम या ज़्यादा किस बात पर डिपेंड करेगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे, ठीक है। तो वैसे ये E2 मैकेनिज्म होता है। अरे H2SO4 वाला इवन मैकेनिज्म था, उसमें कार्बोकेटाइन बनता है। इसमें क्या है, अरे इसमें क्या आपके पास ये E2 मैकेनिज्म है, ठीक है। इसमें आपका E2 मैकेनिज्म 1 स्टेप में होता है। बस ये ध्यान रखना, अगर Al2O3 250 डिग्री होगा तो ईथर बनाना हो गया, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना। वैसे E2 मैकेनिज्म होता है। ठीक है, ये बनेगा आपके पास। इसमें नीचे थर्ड लिखो, अब 2 हो गए, थर्ड लिखो फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से करते हैं। तो देखो है क्या एक्चुअल में इसमें, अगर आप इसका रिएक्शन वही ऑक्सीमर्क्यूरेशन, एक्चुअली प्लस वाटर रहता है, वही
और डीमर्क्यूरेशन में करते हो तो बनता है R CH OH और CH2 और एल्कोहल बनते हैं ना ये, यही H और OH को हमने ऐड किया मार्कोनिफ एडिशन से, तो इसको H और इसको OH, ठीक है। इसमें ये जो OH जो होता है ध्यान रखना यहाँ से आता है, यहाँ से OH आता है ये, ठीक है, ये यहाँ से OH आता है। अगर आप इसकी जगह अगर आप लेते हो HgOAc ट्वाइस प्लस R-OH, अगर आपने यहाँ पे एल्कोहल ले लिया, देखो वाटर लिया तो OH आएगा, अगर एल्कोहल लिया तो फिर OR आएगा, और साथ में अगर आपने इसमें ले लिया NaBH4, तो इसमें ध्यान रखना है इससे फिर OR आएगा, और वही जो मैकेनिज्म आपको बताया मार्कोनिफ वाला, तो इसको फिर यहाँ पे जाके जोड़ना है। मतलब यहाँ इस वाले केस में जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा R CHOR- और CH3, ये ईथर बनेगा। मतलब वाटर लोगे तो एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल लोगे तो ईथर बनेगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में, ठीक है। तो चलो एक दो एग्जांपल इसके समझ लेते हैं। उसका आंसर लिखो। इसका भी आंसर लिखो, फटाफट करो इसको। इसमें सब याद होगा ना आपको। चलो अच्छा पहले ये अल्कोहल इसमें, ये याद होगा कि ये मार्कोनिफ एडिशन है तो यहाँ पे एंटी एडिशन होता था, एंटी। ठीक है, तो एग्जांपल्स करते हैं कुछ। सबसे पहले ये तो वही है आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये इसका आंसर है पहले वाले का। इसको करेंगे तो इसमें ये एल्कोहल जाके जुड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर होगा, एल्कोहल लाके जोड़ दिया बस। इसमें ध्यान रखना अल्कोहल ये यहां से ये जुड़ेगा, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। इसका पहली बात मार्कोनिफ एडिशन, तो यहाँ पे क्या समझना है H+ और इससे ये मॉलिक्यूल आएगा, और बाकी समझना है MeO-। मार्कोनिफ एडिशन H उसको देना है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन ऑलरेडी, तो H उसको मिलेगा, वैसे यहाँ पे आप एंटी नहीं दिखा पाओगे क्योंकि यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है, ठीक है। ये ज्यादा बेटर है, रुको एक काम करते हैं, यहाँ पे D लगा देते हैं, यहाँ पे D कर देते हैं D, ठीक है। तो अगर D कर दिया तो उस केस में क्या होगा, OCH3 और ये Me, और ये याद रखना है कि अरे इससे H और OMe एंटी एडिशन, एंटी मार्कोनिफ एडिशन और एंटी मतलब कि आने वालों को उल्टा, तो ये H और OMe उल्टा दिखाना है, उल्टा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मार्कोनिफ एडिशन
मतलब ये हो गया आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन इन इथेनॉल, मतलब इन एल्कोहल। अगर आप एल्कोहल में करवाओगे, एल्कोहल में करवाते हैं तो आपके पास ईथर बनता है, और अगर वाटर में करवाते हैं तो आपके पास वही एल्कोहल बनता है। ठीक है, एक ऐसा और कर लेते हैं, एल्किन और एल्कोहल एक साथ ले लेते हैं, तो इसमें नीचे लिखो, फोर्थ लिखो, एल्किन एंड एल्कोहल बोथ आर टेकन। तो ऐसे एक मतलब रिएक्शन लिख लो, एल्किन और अल्कोहल अगर एक साथ लिया तो, और हम लोग इसकी रिएक्शन साथ में लेते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 लो टेम्परेचर। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, वही H+, एक्चुअली पहले एल्किन में डाला जाता है, पहले एल्किन में इसको डाल देते हैं, तो इससे बन जाता है RCH पॉजिटिव और CH3, और इससे R-OH। तो इससे मतलब अल्टीमेटली अरे जो पहले किया था ना एल्कोहल, वैसे एल्किन और अल्कोहल भी हो सकता है, और इससे बन जाएगा RCHO R- और CH3। ठीक है, ईथर। तो ऐसा भी रिएक्शन हो सकता है कि आपको एल्किन और अल्कोहल एक साथ दे दे, तो आप ये भी करवा सकते हो। ठीक है, तो वैसे ईथर बनाने के जितने भी मेन मेथड थे वो सब हो गए, तो एक दो इसमें और लिख लो। तो इसमें नीचे फिफ्थ लिखो फिफ्थ, इसका कोई नाम नहीं, बस ऐसे लिख लो ये सब। अगर आप ROH की रिएक्शन CH2N2 के साथ करते हो, CH2N2 अरे वही कार्बिन, ये है ना डाइजोनियम नहीं, ये क्या है, एजोमिथेन, ये एजोमिथेन एक्चुअल में। तो इससे कार्बिन बनता है, अरे कार्बिन पता ही होगा। तो कार्बिन यहां पे क्या देता है, इंसर्शन रिएक्शन। एक्चुअल में कार्बिन जो होता है डबल बॉन्ड में एडिशन रिएक्शन देता है, और ऐसे में इंसर्शन, तो ये इसमें जाके इंसर्ट हो जाता है, और इससे बनता है ROCH3। ठीक है, ये इसका रिएक्शन होता है। तो इंसर्शन रिएक्शन, कार्बन जाके इंसर्ट हो जाएगा, तो ये इसका प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, इसमें सनलाइट या फिर थोड़ा हाई टेम्परेचर का यूज करना पड़ता है, तो इससे भी आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एक ये लिख लो फिफ्थ, और एक दो रिएक्शन इसमें और कर लेते हैं। इसमें सिक्स्थ, अगर आपके पास एल्किल हैलाइड है, और अगर आप इसकी रिएक्शन Ag2O के साथ करोगे, तो आपको पता ही है कि सिल्वर की टेंडेंसी मतलब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने की बहुत कम होती है। सिल्वर ऑक्साइड इज अ वेरी अनस्टेबल, तुरंत वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है, और सिल्वर की टेंडेंसी हेलोजन के साथ बॉन्ड बनाने की बहुत ज़्यादा होती है, तो तुरंत बनेगा AgX और प्लस बनेगा ROR। ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट आएगा। तो ये हो गए हमारे ईथर को प्रिपेयर करने के कुछ मेथड इसमें। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे, जहाँ पे हम लोगों ने ईथर का प्रिपरेशन सीखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ईथर की प्रॉपर्टीज को सीखेंगे।